नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है BH वर्ल्ड के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आपको पता है, हम लगातार आपको इंफॉर्मेटिव वीडियोस वगैरह ला रहे हैं और हर कोर्स का हम कोशिश करते हैं, हर सब्जेक्ट का वीडियो लाने के लिए। इसी कड़ी में आप अभी तक BSc में जो था, BSc में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो के वीडियोस आ रहे थे। किस चीज़ के? 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, जो आपका रैंक बूस्टर सीरीज का पार्ट था और जो आपके एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट था। मतलब दोस्तों, ये क्वेश्चंस डायरेक्ट हो सकते हो तो आपके एंट्रेंस में आ जाए, और हो सकता हो तो इस क्वेश्चन पे बेस्ट क्वेश्चन आ जाए, ऐसा होता था। पर आज आपके लिए थोड़ा सा हम नया चीज लाने की कोशिश किए हैं। अब बहुत सारा डिमांड था बच्चों का एग्रीकल्चर सब्जेक्ट के बारे में, एजी के बारे में, BSc एजी का पोर्शन एग्रीकल्चर के बारे में। उस पोर्शन का हम लोग 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जगह 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे यहाँ पे। फिर बता दूं, जैसा कि हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में करते हैं, 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं 10 कंसेप्ट डिस्कस करते हैं। तो इसमें जो होगा, हम सिर्फ एक क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे। वो क्वेश्चन बना है तो उससे अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है, बाकी के ऑप्शन से अलग क्वेश्चन क्या बन सकता है, ये सारा चीज हम इसमें डिस्कस करेंगे। पर दोस्तों, आपसे पहले मैं ये बोलना चाहूंगा कि वीडियो को आप पहले लाइक करिए, ठीक है। जितना ज्यादा वीडियो को लाइक मिलेगा, इसका अगला पार्ट आएगा आपके पास, ठीक है। और आपको एक चीज और मैं बता दूं कि आप 10 में से ईमानदारी से कमेंट करके बताएंगे कि आपके कितने सही हुए। भले आपके एक सही हो तो 1/10 लिखेंगे, ठीक है। आपको वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके आप बताएंगे, ताकि अगला सीरीज आए, अगला वीडियो एग्रीकल्चर का सब्जेक्ट का आए, अगर आप चाहते हैं तो, ठीक है। दूसरी बात ये, आप ईमानदारी पूर्वक एकदम कमेंट करके बताएंगे कि आपका 10 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही हुआ। हो सकता है, मुझे पता है, बहुत लोगों का 2 क्वेश्चन सही होगा, हो सकता है बहुत लोगों का 10 का 10 सही होगा। पर उसके लिए आपको घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है, क्योंकि आज आपका एक सही होगा, 2 सही होगा, पर हो सकता है कुछ दिन बाद जब 3-4 वीडियोस आप एग्रीकल्चर के देख लेंगे, तो उसके बाद हो सकता है आपका वीडियो, जो आपका नंबर होगा, वो 1-2 से इंक्रीज करेगा। तो आप वीडियो को, क्वेश्चंस को थोड़ा फ्रेमिंग को समझने की कोशिश करेंगे कि इससे और किस तरह से क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी आपकी बनती है, ठीक है दोस्तों। और एक बात मैं बता दूं, ये BSc एग्रीकल्चर के साथ साथ एग्रीकल्चर के जितने भी एग्जाम होते हैं उनके लिए भी खासा इंपॉर्टेंट है। मतलब ये BSc एजी हो जाए, BSc एजी हो जाए, या हो जाए ICR। और कमेंट करके बताइएगा कितने बच्चे ICR का एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, ताकि हम भी जान पाए कि हमारे पास एग्रीकल्चर की ऑडियंस कितनी है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चंस की तरफ। आप जरूर कमेंट करके बताएंगे कि आपको ये पहले सीरीज कैसा लगा, ये वीडियो कैसा लगा, एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस का लेवल कैसा लगा। और दूसरी बात ये आप बताएंगे कि आपका कितना सही हुआ है, बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक। कुछ में घबराने डरने की कोई बात नहीं है कि मेरा कम है, मेरा ज्यादा है। ये प्रोग्रेस वाली बात है, आज कम है कल ज्यादा होगा, कब कम है आज ज्यादा होगा, पर एंट्रेंस के दिन हमको सबसे ज्यादा करके आना है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है आपका सबसे पहले, विच वन इज द नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया, ठीक है, इन द फॉलोइंग। एक बात आपको सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। तो हिंदी वाले जो बच्चे थे उनके लिए भी ये खुशखबरी की बात है। वो कहते थे कि हिंदी में सर मटेरियल BSc का कम आता है, तो वो चीज आपके लिए बहुत खुशखबरी वाली बात है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों तक। निम्न में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय फल है, ठीक। पहला ऑप्शन है मैंगो, दूसरा है गुआवा, ठीक है, तीसरा है पपाया, पपीता, बनाना, केला। तो आंसर जो है इसका आपका, ठीक है, ये तो पूरा याद करने वाला चीज है कि आपको याद करना ही पड़ेगा कि कौन सा नेशनल फ्रूट है। पर इसमें भी हम आपको कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा बताएंगे कि आपका आंसर जो है वो है मैंगो, ठीक। अब आपको क्या करना है, कमेंट करके बताना है कि मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या है, साइंटिफिक नेम क्या है। आपको इसको कमेंट करके बताना है, ताकि मैं जान पाऊँ कितने बच्चे वीडियो का यूज कर रहे हैं, वीडियो को अच्छे से देख पा रहे हैं, ठीक है। एक बात आपको पता चल जाए कि जो मैंगो है इसको हम क्या कहते हैं, किंग ऑफ फ्रूट कहते हैं। किंग ऑफ फ्रूट, फ्रूट मतलब फलों का राजा इसे कहते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, फलों का राजा कहते हैं, मैंगो को फलों का राजा कहते हैं। और ये सबसे ज्यादा मोस्ट कल्टीवेटेड ट्रॉपिकल फ्रूट है, ट्रॉपिकल फ्रूट इन वर्ल्ड। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई कल्टीवेटेड ट्रॉपिकल फ्रूट है तो कौन सा है, मैंगो है, ठीक।
अब एक चीज आपको बता दूं, यहाँ पे अगर मैंगो की बात आई है, नेशनल फ्रूट की बात आई है, तो आपके सामने स्वाभाविक सवाल और सारे कुछ नेशनल चीजों के जो एग्रीकल्चर में आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो नेशनल एंथम क्या है हमारा, ये सब जनरल नॉलेज की चीज हो गई, ठीक है, कि नेशनल हमारा एंथम क्या है, नेशनल हमारा एम्बलम क्या है, ये सब चीजें जो जनरल नॉलेज की। पर एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है वो है कि नेशनल ट्री किसे माना गया है। नेशनल ट्री आपके एग्जाम में पूछेगा, नेशनल ट्री कमेंट करके बताइए, ठीक है, नेशनल ट्री किसे माना गया है। दूसरा, नेशनल वेजिटेबल किसे माना गया है, वेजिटेबल, नेशनल वेजिटेबल किसे माना गया है, ठीक है, नेशनल वेजिटेबल किसे माना गया है, ये भी आप कमेंट करके बताइए, मैं आपको बता देता हूं इसका आंसर। नेशनल ट्री जो है बनियान को माना गया है, ठीक है, बनियान, बनियान ट्री समझे होंगे। बनियान ट्री का आपके लिए साइंटिफिक नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साइंटिफिक नेम भी डायरेक्ट क्वेश्चन में आ सकता है। बनियान ट्री का जो साइंटिफिक नेम है फाइकस बेंगालिस, बेंगालिस, स्पेलिंग वगैरह आप देख लेंगे, इंग्लिश का टीचर मैं नहीं हूँ। वेजिटेबल जो नेशनल है वो किसको बोलते हैं, कद्दू को, कद्दू, पंपकीन, कुकुरबिटेसी फैमिली का है। किस फैमिली का है, कुकुरबिटेसी फैमिली का है। अब देखिए आपको मैं एक चीज बताता हूँ, यही खास चीज है बीएचयू वर्ल्ड और बाकी चैनल्स में आपको थोड़ा अलग मिलेगा ये चीज। अब मैंने जो था आपको एक चीज बस बताया, क्या सवाल जो था वो था आपका, मैंने जो सवाल था ये सिर्फ और सिर्फ आपके सामने सवाल था कि नेशनल जो है आपके पास फ्रूट कौन सा है, ठीक है, इंडिया का, आंसर था मैंगो। पर हमने आपको इससे जुड़े कितने सवाल करा दिए एक सवाल में ही। पहला ये कि अगर आपको सवाल आ जाए मोस्ट कल्टीवेटेड ट्रॉपिकल फ्रूट ऑफ इन द वर्ल्ड कौन सा है, तो आप क्या आंसर मारेंगे, मैंगो। साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो जो आपको कमेंट करना है, हर चीज हम अभी नहीं बताएंगे क्योंकि आपको मेहनत थोड़ा सा करना पड़ेगा। हमारे साथ आप भी 2 कदम चलाइए, हम आपके साथ 4 कदम चलाएंगे। तो ये एक क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन, साइंटिफिक नेम ऑफ, किंग ऑफ फ्रूट किसको बोला जाता है, मैंगो को बोला जाता है। नेशनल ट्री किसको बोला जाता है, बनियान ट्री को बोला जाता है। बनियान ट्री का साइंटिफिक नेम क्या है, फाइकस बेंगालिस। नेशनल वेजिटेबल किसको बोला जाता है, कद्दू, पंपकिन को। किस फैमिली का है, कुकुरबिटेसी का। तो टोटल देखिए यहाँ पे आपके पास 8 क्वेश्चंस मैंने एक ही क्वेश्चन से करा दिए। ये कितना इंपॉर्टेंट है सीरीज आपके लिए, आप समझ सकते हैं। तो ये एक क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन यहाँ नहीं करा रहा हूँ मैं, 100 क्वेश्चन इसमें सम्मिलित है लगभग। अगर आप इस 10 क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट तरीके से समझते हैं, करते हैं, तो आपके लिए कम से कम 100 क्वेश्चंस के बराबर है ये पूरा का पूरा सीरीज। और लिख के देता हूँ आपको एंट्रेंस में, इससे बहुत इंपॉर्टेंट, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। और आप हमको आके एंट्रेंस के बाद इस वीडियो में कमेंट करिएगा, हमें फोन करके बताइएगा, या हमको इंस्टा पे आप हमसे जुड़ सकते हैं, चाहे तो आप हमसे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, शुरू में ही दिया था हमने, फेसबुक पे हमसे जुड़ सकते हैं, और फिर हमें मैसेज करिएगा कि सर आपने जो बोला था वैसा ही हुआ, एकदम एक डिट्टो वही क्वेश्चन। सर आपने कराया था नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया और उससे सवाल नहीं आया सर, सवाल जो था वो ये आ गया कि बनियान ट्री का साइंटिफिक नेम बता दो। लेकिन सर यही था कि आपने नेशनल फ्रूट के बहाने उससे भी पढ़ा दिया था, तो मैंने कर लिया। तो यही बात है, जो जब टीचर कोई पढ़ाता है तो एक सम्मिलित ज्ञान करके पढ़ाता है आपको, सिर्फ वही चीज आंसर, हमको क्वेश्चन का आंसर देने में बाकी चैनलों की तरह हम खोले अपना वीडियो और क्वेश्चन का अच्छा बच्चों इसका सी है इसका बी है लिख देने में कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसको नोट्स में डाउन कर लेंगे। 8 क्वेश्चन आपके हो गए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, स्टेट विच इज कॉल्ड एज होम ऑफ स्पाइसेस, मसालों का घर कहा जाने वाला राज्य कौन सा है, ठीक है। अब देखिए आंसर मैंने स्टार मार दिया सब में, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर आप अपने मन से, जब मैं सवाल पढ़ रहा हूं तो आप उसका आंसर देंगे और खुद आप ईमानदारी पूर्वक लिखेंगे कितना आपका सही हुआ। तो आंसर है आपका इसका केरला, ठीक है। अब देखिए इसमें ज्यादा कुछ पढ़ाने वाली बात नहीं है, थोड़ा सा ये फैक्चुअल डाटा ही है। तो इसमें मैं सिर्फ आपको एक ही चीज बताऊंगा कि जो यूपी है हमारा, उत्तर प्रदेश, यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ये बुफेलो मीट जो होता है, ठीक है, बुफेलो मीट, भैंस की जो मीट होती है, उसका सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, हाईएस्ट एक्सपोर्टेड होता है यहाँ से। तो एक चीज बस इससे इंपॉर्टेंट यही है, हाईएस्ट एक्सपोर्टेड बुफेलो मीट इज फ्रॉम उत्तर प्रदेश, ठीक है, यही चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब आइए अगला तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो है आपका, NSC was established in the year is। अब देखिए सवाल आपके सामने, राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब हुई थी।
तो इंग्लिश वाले बच्चों को पहले ये समझना पड़ेगा एनएससी का फुल फॉर्म क्या होता है। पहला सवाल तो इसमें यही है। तो पहला सवाल जब आपका एनएससी है मतलब इसका फुल फॉर्म आपको, हिंदी वाले बच्चों का तो चलो फिर भी ठीक है, राष्ट्रीय बीज निगम समझ में आ जाता है, पर इसका जो इंग्लिश वाले बच्चों को जब तक इसका फुल फॉर्म नहीं पता रहेगा वो समझ नहीं पाएंगे किसके बारे में सवाल ये पूछ रहा है। तो एनएससी बोलते हैं बेटा नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, ठीक, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन को बोलते हैं एनएससी। इसकी स्थापना जो हुई थी मार्च 1963 में हुई थी। अब आपको आंसर यहाँ सिर्फ 1963 है तो इसी को मारेंगे ऑप्शन ट्रिक, पर आपको अगर मार्च अप्रैल मई भी पूछ दे तो ये मारेंगे। तो 3 क्वेश्चन, एक मैंने बताया एनएससी की स्टैब्लिश कब हुई थी, ईयर में किस मंथ में हुई थी ये भी बता दिया, एनएससी का मैंने आपको वो भी बता दिया कि किस क्या बोलते हैं उसका फुल फॉर्म क्या है। पर एक चीज आप ये भी समझिए कि एनएससी जो बना था नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, राष्ट्रीय बीज निगम, इसका उद्देश्य क्या था, हमारे सरकार के द्वारा बनाने का इसका उद्देश्य क्या था। तो इसका बनाने का जो तो हमारा उद्देश्य था यही था कि जो सप्लाई और क्वालिटी मतलब क्वालिटी ऑफ सीड जो होता है, जैसे क्वालिटी ऑफ सीड, क्वालिटी ऑफ सीड फार्मर्स को जो सप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, मतलब सीड जो हमारे बीज है उसकी गुणवत्ता जो हो वो बराबर रहे, मेंटेन रहे, जो हमारे किसान भाइयों को सीड की मतलब बीज की जो गुणवत्ता होती है, बीज की गुणवत्ता जो सप्लाई हो रही है किसान भाइयों को बीज, उसकी गुणवत्ता बराबर मेंटेन रहे, इसके लिए संगठन इसका नेशनल सीड कॉर्पोरेशन की स्थापना की गई थी, राष्ट्रीय बीज निगम की। ये जो आपका आता है मिनिस्ट्री ऑफ, किस मिनिस्ट्री के अंदर में आता है इसको भी जान जाइए आप, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंडर में आता है, ठीक। सोचिए कितने सारे सवाल, आपको पूरा एक टॉपिक समझा रहा हूं मैं एक सवाल को लेके। तो सवाल एक बहाना होता है हमें समझाने का, क्योंकि सवाल से समझाएंगे तो आपको भी समझ में आएगा कि एग्जाम में किस तरह से पूछ सकता है। प्रोजेक्शन थ्योरी पढ़ते वक्त यही दिक्कत होता है कि आपको ये चीज विजुअलाइज करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि आपका जो होगा ये एग्जाम में इससे सवाल किस तरह से बन सकता है। पर उल्टा जब हम चल रहे हैं सवाल से पढ़ रहे हैं तो आपको एक चीज विजुअलाइज हो जा रहा है कि आपका थ्योरी तो क्लियर हो ही जा रहा है, पर ये आपको समझ में आ जा रहा है एग्जामिनर के दिमाग को आप पकड़ रहे हैं कि कैसे वो एग्जामिनर क्या क्या सवाल आपसे पूछ सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। डीडीटी इन द फॉलोइंग इज, ठीक है, डीडीटी निम्न में से क्या है, पहले समझना होगा डीडीटी का फुल फॉर्म, डीडीटी है क्या, डीडीटी चीज क्या होती है, ठीक है, तो इसको थोड़ा अच्छे से समझेंगे, ठीक है। डीडीटी जो है आपका एक केमिकल एक तरह का जिसका फुल फॉर्म है डाइफिनाइल ट्राई क्लोरोइथेन। ये एक तरह का केमिकल है, ऑर्गेनिक केमिकल बनाया जाता है, ठीक है, जो क्या होता है कलरलेस, ठीक, टेस्टलेस, ऑर्डर मतलब वो होता है ऑर्डरलेस, ठीक है, कलरलेस होता है, टेस्टलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, उसमें कोई कलर नहीं होता है, किसी कलर का नहीं होता है, टेस्ट करेंगे तो कोई टेस्ट नहीं होगा, उसमें सूंघेंगे तो कोई उसका ऑर्डर नहीं होगा, ठीक है। और ये जो होता है आपका डीडीटी ये नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट करता है, ठीक है, इसका किस पे होता है इफेक्ट ऑन नर्वस सिस्टम, ठीक। तो इसका इफेक्ट जो होता है वो नर्वस सिस्टम पे होता है, तो इस बात को आप समझ रहे हैं। और एक चीज और जो इंपॉर्टेंट है वो है कि डीडीटी जो होता है इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर मतलब H2O, मतलब पानी में इसको घोलेंगे तो ये घुलेगा नहीं, ठीक है। और ये एक तरह का इंसेक्टिसाइड्स होता है, ठीक है, क्या होता है एक तरह का इंसेक्टिसाइड होता है, कीटनाशक है। ये क्या करता है जितने भी कीट पतंग होते हैं उनके नर्वस सिस्टम पे अफेक्ट करता है। इसीलिए अगर डीडीटी आप आज के डेट में ये बोला जाता है कि जो डीडीटी है खेत में आप डालते हैं, जो खेत में आपका डीडीटी डाल देते हैं, अब क्या होता है कि कीटनाशक तो आप डाल दिए, अब खेत में जो पौधे थे ये भी डीडीटी को एब्जॉर्ब कर लिए, खेत में जो पौधे थे, अब उससे क्या हो गया जो पेड़ है मान लीजिए आपके, ये कुछ मान लीजिए एक पेड़ है, ठीक, अब इस पेड़ ने भी डीडीटी एब्जॉर्ब कर लिया,
अब जब आप खाएंगे इसको, आदमी खाएगा ह्यूमन, तो उसके अंदर भी डीडीटी जाएगा और ये डीडीटी का अमाउंट जो होता है बढ़ते जाता है, ठीक है। इसको बायोमैग्निफिकेशन बोलते हैं। एक प्लांट से जैसे यहाँ पहले केमिकल था, केमिकल से इसमें गया, इसमें से ह्यूमन में आया। अब ह्यूमन को कोई मान लीजिए कीट पतंगा मरने के बाद खाएगा, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप ह्यूमन का बॉडी कहीं डिकम्पोज हो रहा है, तो अगर इसको कोई चिड़िया खा लेता है, मान लीजिए बर्ड खाता है, तो उसमें और ज्यादा डीडीटी बढ़ जाएगा, बढ़ते जाता है हर लेवल पे। तो इसमें बढ़ जाएगा तो इसके अंडे वगैरह कमजोर होने लगते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, बायोमैग्निफिकेशन, यूट्रॉपिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। बढ़ते रहता है ये चीजें। तो ये एक तरह का, अब ह्यूमन में भी ये देखिए यही होता है कि क्या बोलता है, ज्यादा डीडीटी डाला हुआ खाना खाएंगे तो आपको क्या करेगा, ये आपको नुकसान करेगा, आपके नर्वस सिस्टम पे, दिमाग पे जोर डालेगा, ठीक है। इसलिए बोलते हैं ज्यादा कीटनाशक नहीं डालो अपने खेत में, अपने सब्जियों में खाने के वक्त, ठीक। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है, परसेंटेज ऑफ O2 इन, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। परसेंटेज ऑफ O2 इन एटमॉस्फेयर इज, तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि एटमॉस्फेयर जो हमारा है वो बहुत सारी गैसेस से मिलके बनी है, ठीक है। उसमें बहुत सारी क्या क्या है, N2 है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन है, ठीक है, और क्या है आपका CO2 है, और भी बहुत सारी गैसेस है तमाम तरह की, ठीक है। सबका अलग अलग परसेंटेज है, ठीक है। तो ऑक्सीजन जो है हमारा सबसे ज्यादा, जो क्या है क्वेश्चन, सबसे ज्यादा क्या आता है, नाइट्रोजन, कितना, 78%। फिर क्या है, ऑक्सीजन, कितना है ऑक्सीजन, कितना है ऑक्सीजन आपका, ऑक्सीजन जो है आपका, ऑक्सीजन जो है आपका कितना है, ऑक्सीजन आपका 20.9%, ठीक। तीसरा है आपका ऑर्गन, ऑर्गन कितना है, 0.9% आर्गन है, ठीक। चौथा जो है आपका क्या है, CO2, कितना, 0.04% CO2, ठीक। तो ऑक्सीजन का आंसर क्या होगा, ये। अब यहाँ से एक सवाल और उठ के आया, सबसे ज्यादा एटमॉस्फेयर में हाईएस्ट कौन सी होती है गैस, N2 सर, ठीक। लोवेस्ट नहीं पूछेगा क्योंकि और सारी गैस है जो इससे कम होती है, तो लोवेस्ट कभी नहीं पूछेगा, ये ध्यान रखिएगा। ये बस परसेंटेज आपको इतना याद रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इतना, नाइट्रोजन का 78, इसका 20.9, 20.89, वही चीज बराबर है, थोड़ा बहुत परसेंटेज में। आर्गन 0.9%, और ये आपका हो गया 0.9%, और CO2 0.04%, ठीक है। ये आपका हो गया। अब देखिए अगला जो है आपका, फैमिली ऑफ लेग्यूम क्रॉप इज रिलेटेड टू, सवाल है, बहुत बेहतरीन सवाल है, ठीक है। अब यहां से आपको थोड़ा बहुत, इसमें बहुत सारा कुछ बताऊंगा, एकदम ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, क्योंकि फैमिली की बात आएगी तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हो गया है ये, ठीक है। अब देखिए सबसे पहली बात होती है, जो लेग्यूम क्रॉप्स होते हैं, ठीक है, लेग्यूम्स क्रॉप जो होते हैं, इसमें नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है, N2 फिक्सेशन होता है लेग्यूम क्रॉप। N2 फिक्सेशन क्या होता है सर, अभी बात करेंगे अगले क्वेश्चन में, ठीक। लेग्यूम क्रॉप्स में N2 फिक्सेशन होता है, ठीक है। कुछ लेग्यूम क्रॉप्स है, उनका नाम मैं यहाँ लिखते जा रहा हूँ, आप इसको कॉपी में नोट कर लेंगे, ठीक है। पहला है अल्फा अल्फा, अल्फा अल्फा, ठीक। दूसरा है क्लोवर, तीसरा है आपका पी, मटर, फिर आपका आता है सोयाबीन, फिर बीन, ठीक। अब एक बात जान जाइए, जो ये लेग्यूम क्रॉप्स है, मतलब यही क्रॉप्स को लेग्यूम क्रॉप्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लेग्यूम क्रॉप बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो है फैबेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, फैबेसी फैमिली से। फैमिली क्या होता है, जब आप प्लांट का कोई सिस्टम पढ़ेंगे तो उसको ऑर्डर में एक बांटा गया है कि इसका ये, इसका, जैसे आप अपने गांव में जाते हैं तो देखे ना, बांटा गया होता है ना, कि अच्छा ये उस मोहल्ले के, इस मोहल्ले के, जैसे आप किसी को बताना हो तो कैसे बांटेंगे, कि अच्छा मान लीजिए किसी आदमी को बताना है कि आदमी का परिचय दीजिए, तो पहले आप क्या देंगे कि अच्छा ये भारत का है, ठीक है, भारत का है मतलब बाकी लोगों से अलग किए, देश के लेवल पे बंटवारा किए। फिर उसका क्या करेंगे, ये प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का है ये, ठीक है, मध्य प्रदेश का है, जहां का भी है, तो उस लेवल पे बंटवारा किए, प्रदेश के लेवल पे। फिर जिला के लेवल पे बंटवारा होता है। फिर क्या होता है आपका, आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, पंचायत लेवल पे होता है, ब्लॉक लेवल पे होता है। ऐसे करते करते एक आदमी का परिचय निकल के आता है। वैसे ही प्लांट का भी परिचय निकल के आता है, तो उसी में एक होता है फैमिली बांटना, कि किस फैमिली का है, ठीक है। तो फैबेसी फैमिली है, उसके कुछ कैरेक्टर्स होते हैं,
वो आपको पढ़ लीजिएगा। फैबेसी फैमिली आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सब कुछ उतना नहीं बता पाएंगे, इस वीडियो में बहुत लंबा हो जाएगा। फैबेसी फैमिली को ही लेग्यूमिनेसा फैमिली भी बोलते हैं, लेग्यूमिनोसा, ठीक। अब आते हैं दूसरी जो आपके पास यहाँ फैमिली दी हुई है, सोलेनेसी फैमिली पे थोड़ा, ठीक है। सोलेनेसी फैमिली के बारे में यहाँ पढ़ते हैं। सोलेनेसी फैमिली को पता है आपको, चोखा फैमिली कहते हैं हिंदी में। क्या कहते हैं? चोखा फैमिली। चोखा खाए आप लोग? चोखा खाए होंगे ना, घर पे बाटी चोखा बनता होगा। तो चोखा फैमिली इसलिए कहते हैं कि इसमें जो भी चोखा बनने में सामान लगता है वो सब कुछ इसमें लगता है। जैसे पोटैटो, आलू, टोमेटो, टोमेटो, पोटैटो फैमिली भी इसको कहते हैं। चोखा फैमिली छोड़िए, आप मान लीजिए देसी नाम मत लीजिए, पोटैटो फैमिली, ठीक। पोटैटो, टोमेटो, ठीक है। डाइकॉट क्लास का होता है ये क्लास, इसका अलग एक डिवीजन है, ठीक है। डाइकॉट क्लास का होता है। डाइकॉट, इसमें दो होंगे छिद्र, जैसे दो, जब दो होते हैं कॉटिलिडन तो उसको क्या बोलते हैं? डाइकॉट। जब एक ही होता है तो उसको क्या बोलते हैं? मोनोकॉट, बीच में उसके सीड में। थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़े होंगे तो समझ रहे होंगे चीजों को, ठीक है। पोटैटो का क्या बोलते हैं साइंटिफिक नेम बच्चों? सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम ट्यूबरेशन, ट्यूबरोसम। टोमेटो का क्या है साइंटिफिक नेम? साइंटिफिक नेम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लाइकोपर्सिकियम, देख लीजिएगा इसको एक बार नेट पर, ठीक है। तीसरा है आपका इसका एग्जांपल कैप्सिकम, कैप्सिकम खाए होंगे आप, ठीक है, मिर्ची जो होती है वो वाली, बड़ी वाली। अब आ जाते हैं तीसरे फैमिली पे जो आपका है ग्रामिनी। ग्रामिनी फैमिली के बारे में आपको थोड़ा समझाता हूं मैं। ग्रामिनी फैमिली एक तरह से, इसको एक और नाम दिया है हम लोगों ने, उसको बोलते हैं पोएसीई। ई जहाँ लास्ट में लगता है उस फैमिली बताता है, कोई कहीं भी देखेंगे ई जो ये लगा हुआ है आपका, यही फैमिली को बताता है कि मतलब फैमिली में हमेशा ई लास्ट में लगता है, ठीक है। तो ये आपका होगा ग्रामिनी फैमिली का, ठीक है। थोड़ा सा बोर तो नहीं हो रहा है ना? चीजों को आप कमेंट करके बताइएगा तभी अगला वीडियो आएगा, तो अगर आपको अच्छा लगेगा तभी तो आएगा कि वीडियो कैसा लगा। अब देखिए जो ग्रामिनी का फैमिली है ये मोनोकॉट है, ठीक। समझ रहे बात को? ये मोनोकॉट, मोनोकॉट मतलब एक कॉटिलिडन है इसमें, ठीक। अब ये सब क्वेश्चंस है, जितना मैं बोलते जा रहा हूँ ये मुखार बिंदु से निकल रहे सबके सब क्वेश्चंस है। अब इसका एग्जाम्पल क्या क्या होता है? पोएसी का ग्रास हो गया, घास, घास हो गया, आपको पता है। बैम्बूल, बांस, और बताइए मेज, बहुत सारे हैं। जितने मोनोकाट आते हैं लगभग लगभग पोएसी में सब आ जाते हैं, ठीक है। मेज, वीट, राइस, राइस, और क्या, बार्ले, बहुत सारे हैं। ये सब आपको याद रहने चाहिए हमेशा, ठीक है। और कुकुरबिटेसी फैमिली जो होता है उसको बोलते हैं गॉड फैमिली, गॉड गॉड गॉड, GOD, गॉड फैमिली, ठीक है। कुकुरबिटेसी फैमिली, अभी ऊपर हमने जो पंपकिन वगैरह पढ़ा था, पंपकिन, लौकी वगैरह, वो सब कुकुरबिटेसी के होते हैं। जिनमें भी रेंगने वाले देखें वो होते हैं, जिनमें भी रेंगने वाले ऐसे निकलते हैं, रेंगने वाले तनाएं निकलती हैं, उन कुकुरबिटेसी में आ जाते हैं। जितने भी आपके ये सब लौकी, तरबूज, लौकी वगैरह होता है ये सब, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन देखिए, अभी लेग्यूम के बारे में पढ़ ही रहा था, मैंने क्या बोला? नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। वही सवाल आ गया आपके सामने कि लेग्यूम क्रॉप्स फिक्स एलिमेंट इन द फॉलोइंग इज। अब नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है तो आंसर क्या मारेंगे? नाइट्रोजन का फिक्सेशन मतलब समझ रहे हैं कि नाइट्रोजन का आपका एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करता है। अगर ये नहीं रहता तो नाइट्रोजन की साइकिल नहीं पूरी होती। हर गैस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाता है और उसके बाद जैसे ये क्या होता है आपका कि यहाँ पे N2 जो हमारे इन्वायरमेंट में है वो इनर्ट फॉर्म में होता है, उसको कोई यूज नहीं कर पाता है। N2 जो हमारे एटमॉस्फेयर में घूम रहा है, कोई प्लांट यूज नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये क्या करता है? ये यूजलेस है, एक तरह का यूजलेस है हमारे लिए नहीं, प्लांट के लिए। हमारे लिए तो क्या ऑक्सीजन है, हमारे लिए तो ऐसे ही किसी काम का नहीं है। अब उसके बाद ये क्या करता है? N2 को अमोनिया में तोड़ देता है। कौन? लेग्यूम क्रॉप, लेग्यूम क्रॉप, ठीक। लेग्यूम नहीं तोड़ता, असली बताते हैं कैसे तोड़ता है, जो भी यहाँ पे होता है, ठीक है, अमोनिया में। और ये जो होता है ये प्लांट यूज कर लेता है, प्लांट यूज कर लेता है किस काम में?
जैसे मान लीजिए कोई कम नाइट्रोजन ऑर्गेन अमीनो एसिड बनाने में कोई यूज कर लिया, अमीनो एसिड में उन लोग को भी नाइट्रोजन का प्लांट को जो काम आता है, जैसे प्रोटीन बनाने में कोई यूज कर लिया, उसमें नाइट्रोजन काम आएगा। न्यूक्लिक एसिड बनाएगा, हर सेल को न्यूक्लिक एसिड बनाना है, ठीक। और नाइट्रोजन का ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाना हो गया, अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ये होता है, ठीक है। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन ये होता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करना। क्यों? क्योंकि ये हमारे लिए यूजलेस था। हर चीज का रीजन है, इन्वायरमेंट में अगर कुछ हो रहा है तो उसके पीछे का रीजन है, ठीक है। तो देखिए, लेकिन ये जो है एक्चुअली क्या है, लेग्यूम प्लांट जो होते हैं खुद नहीं करते, इनके रूट्स में, ठीक है, रूट्स में, रूट मतलब जड़ों में, जड़ों में क्या होते हैं, नोड्यूल्स बने होते हैं, बड़े बड़े ऐसे वो होते हैं। अब उसमें क्या होता है, बैक्टीरिया रहते हैं, ठीक है। इसमें नोड्यूल्स में, इनके रूट में बैक्टीरिया रहते हैं, और जो कि करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, N2 फिक्सेशन, ठीक है। और जिसकी वजह से निकलता है अमोनिया, अमोनिया, जो कि प्लांट ले लेता है अपने काम के लिए, ठीक। तो ये पूरा प्रोसेस होता है, समझ में आ गया। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ क्या है। पहला तो क्वेश्चन जो यही था, फिर बोलता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है, N2 से अमोनिया जाता है, अमोनिया से N2 जाता है, ऐसे वैसे करके ऑप्शन बना देगा, एक ये हो गया। दूसरा, N2 से अमोनिया क्यों जाना पड़ता है, क्या जरूरत है, क्योंकि N2 जो है यूजलेस है, प्लांट के लिए इनर्ट है, काम नहीं आ पाता है, ठीक। फिर N2, फिर पूछेगा लेग्यूम क्रॉप्स के रूट किस प्लांट, किस ऑर्गन में जो होता है आपका, ये किस ऑर्गन में जो होता है आपका, ये चीजें होती हैं। तो आप क्या बोलेंगे उसमें, कि आपका हो सकता है कि वो रूट में, ऑप्शन दे देगा कि आपके क्या हो सकता है, रूट में हो, शूट में हो, या तने में हो, जड़ में हो, पत्तियों में हो, किस में होता है। तो ये आप चीज आंसर करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज ये आपके पास आएगी, एक और सवाल, कि बताइए जो हमारा अमोनिया है वो प्लांट किस किस फॉर्म में यूज करता है, मतलब जब यूज करता है तो उसका क्या क्या यूज करता है, ठीक है। तो ये चीज भी आप कर सकते हैं, ठीक। तो उसके लिए भी आप यूज कर सकते हैं कि अमोनिया जो है हमारा, क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकता है, अमोनो एसिड बना सकता है, वगैरह वगैरह जो भी मैंने बताया, ठीक। रूट में होता है बैक्टीरिया, ये सब चीजें। तो इतने तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, आपको ये चीज ध्यान रखना होगा आपको, ठीक। आइए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। आठवां क्वेश्चन है, टाइप ऑफ फ्रूट ऑफ मालवेसी फैमिली इज। फैमिली का फिर बात आ गया यहाँ क्वेश्चन, अब थोड़ा सा मालवेसी फैमिली पूछ दिया, और हम जो है आपको पूरा डिटेल में बताएंगे, हर फ्रूट के बारे में बताएंगे लगभग लगभग, ठीक है। तो इसके लिए मुझे एक कलम को चेंज करना पड़ेगा दूसरे रंग का। आइए, आपका कितना सही हो रहा है बिल्कुल बताइएगा ईमानदारी से, तभी मैं करूंगा कुछ। अगर कमेंट्स वगैरह उतना रिस्पॉन्ड नहीं आया वीडियो पे, तो अगला सीरीज में नहीं लाऊंगा, इसका अगला वीडियो नहीं लाऊंगा। मालवेसी फैमिली के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो देखिए, इसका जो आंसर है आपका कैप्सूल है, ठीक है। स्टार मारा हुआ है, ये तो स्वाभाविक सी बात है, आपको दिख गया। पर एक एक फ्रूट के बारे में बात करते हैं। ड्रूप क्या होता है, ड्रूप में जो होता है आपका, जैसे इसमें क्या होता है कि दो पार्ट में होता है, एक अंदर जो होता है आपका हार्ड होता है, और बाहर ये फ्लेसी होता है, ठीक है। अंदर ये हार्ड होता है, और जो हार्ड होता है इसको इंडोकार्प बोलते हैं, इंडोकार्प। बाहर जो होता है ये फ्लेसी होता है, और इसको क्या बोलते हैं, एक्सोकार्प, एक्सोकार्प, ठीक है। एक्सो या मीजो दोनों, एक्सो एंड मीजो दोनों होता है इसी में, एक्सो एंड मीजो। ये नहीं फिर बोलेंगे सर मीजो कार्प कहा गया, पढ़ने वाले कुछ बच्चे होंगे पूछ देंगे, ठीक है। इंडो कार्प जो होता है यही सीड है आपका, अब कई जगह आप बुक में इसी को कर्नल लिखते हैं, कर्नल ठीक है। अब इसका जो एग्जाम्पल है ड्रूप फ्रूट, देखिए फैमिली कोई एग्जाम्पल नहीं होता, फैमिली में कुछ प्लांट होंगे, इसमें कुछ वही प्लांट इस तरह के फ्रूट दिखाते होंगे। तो ड्रूप किस तरह के प्लांट्स में दिखता है, ऐसा बताइए किसमें आपको देखने को मिला है, मैंगो में देखने को मिला है। अंदर सर क्या होता है, बीज होता है, बाहर से फ्लेसी फ्लेसी होता है। चलिए मैंगो नहीं समझ में, कोकोनट में तो देखे हैं, कोकोनट, कोकोनट थोड़ा सा क्लासिक एग्जांपल है, ठीक है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे इससे, पर ये कोकोनट में होता है, ये आप मान के समझिएगा। इसको समझाऊंगा अलग से एक बढ़िया से लेक्चर में कैसे होता है। आप बोलेंगे सर अंदर इसमें बीज नहीं है, पर अच्छे समझाऊंगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। प्लम, प्लम, पीच एंड चेरी, ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल है, ठीक है। मलबरी, ये सब हो गया, ठीक है। दूसरा आ जाता है सिलिक्वा। सिलिक्वा जो होता है आपका, इसमें जो होता है, जो दो कार्पेल फ्यूज हो जाते हैं, दो कार्पेल, कार्पेल जब फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, दो कार्पेल फ्यूज हो जाएंगे जब,
तो सिलिक्वा बोलते हैं, ठीक। और इनका लेंथ जो होगा, हमेशा याद रखिएगा, लेंथ जो होगा 3 गुना विड्थ से होगा ज्यादा, ठीक है। नीचे आते हैं थोड़ा सा, 3 गुना विड्थ से हमेशा लेंथ इनका ज्यादा होगा, ये याद रखिएगा। चौथे फ्रूट के बारे में आता है कैप्सूल। कैप्सूल जो होता है, क्या होता है आपका, फ्लेशी फ्रूट है पूरा। कैप्सूल क्या है, इधर लिख देता, अभी मिटा होगा, ठीक है। कैप्सूल क्या है, फ्लेशी फ्रूट है, इधर पूरा फ्लैश, पूरा एकदम मालदार फ्रूट है, ठीक। जैसे इसमें कोई स्टोन पिट और ओवरी नहीं होती है, विदाउट, यही इसका खास बात है, विदाउट स्टोन पिट, मतलब अंदर का कुछ नहीं होता है, ठीक है। एंड 1 ओवरी होती है, ठीक। एग्जाम्पल इसका ग्रेप्स, ग्रेप्स। दूसरा टोमेटो, टोमेटोज। अब आप बताइए हमको, ठीक है, कि मालवेसी फैमिली के 2 एग्जाम्पल बताइए, ग्रेप्स और टोमेटो। नहीं बता लेंगे क्या? तो अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तब ना आपको समझ में आएगा कि सर मालवेसी फैमिली का आप पूछा था, आप बोल दिए थे कैप्सूल, और आप ये बताया था कि इन दोनों में भी यही दोनों है कैप्सूल। तो मतलब क्या हो गया आपका, कि अगर मालवेसी फैमिली के फ्रूट को कैप्सूल कहते हैं और यही दोनों प्लांट है जिनमें कैप्सूल पाया जाता है, तो ये दोनों मालवेसी फैमिली के हुए। ऐसे ही सवाल पूछते हैं घुमा फिरा के, लेकिन आप कर नहीं पाएंगे क्योंकि ध्यान से पढ़ते नहीं ना। उस समय आप कहते हैं सर गुरुजी आपने तो मालवेसी फैमिली पढ़ाया, कैप्सूल बताया, आपने प्लांट कहाँ बताया था। आप क्वेश्चन पूछ दिया था कि इनमें से कौन सा ग्रेप्स का, कौन सा टाइप ऑफ फ्रूट ग्रेप्स में पाया जाता है, तो आप कर नहीं पाए थे सर, हम क्या करते। अब इसी में मैंगो का अगर फैमिली पूछ दे तो आपको आना चाहिए ना, ये बात मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। चौथा जो है आपके पास बेरी है। बेरी जो होता है, सॉरी ये जो हमने बताया, देखिए गड़बड़ हो गया, सॉरी सॉरी, बिल्कुल सॉरी। ये जो हमने बताया ये बेरी के लिए बताया है, सारा का सारा चौथा बेरी के लिए बताया, ठीक है। इसमें स्टोन नहीं होता है, स्टोन पिट नहीं होता है, एक ओवरी होता है, ग्रेप्स और टोमेटोज होता है। ये मालवेसी फैमिली का नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो सॉरी, रियली सॉरी फॉर दैट, थोड़ा सा कंफ्यूज वो हो गया था कल जल्दी जल्दी में। बेरीज का ये था। अब कैप्सूल के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। कैप्सूल जो है मोस्ट कॉमन, मोस्ट कॉमन है, ठीक है, मोस्ट कॉमन है, ठीक है। मोस्ट कॉमन टाइप का फ्रूट है। अब कैप्सूल मोस्ट कॉमन इस तरह से है कि ये जो होता है ये खुल जाता है और सीड को रिलीज कर देता है। फ्रूट जो ऐसा कोई फ्रूट जो खुल जाता है, मतलब ओपन, ये खुलता है और अपना जो सीड इसके अंदर, जैसे कोई भी फ्रूट में अंदर सीड छुपा होता है तो यहाँ से फट जाता है और सीड जो है पूरा बाहर फेंक देता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है आपके सामने, कॉटन। रुई में आप देखेंगे बाहर ऐसे फूटा रहता है, तो बाहर ऐसे उड़ता रहता है सब, रुई रुई रुई, ठीक है। फिर आपका यूकेलिप्टस इसका एग्जाम्पल है, यूकेलिप्टस, यूकेलिप्टस। तीसरा है आपका चेस्टनट, चेस्टनट, ठीक, इस तरह से है। अब आइए आपको थोड़ा सा अगला क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है। इससे पहले इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, क्यों, क्योंकि ये बहुत ज्यादा नीचे तक चला गया है, तो जिसको अगला क्वेश्चन करने में दिक्कत होगी। अगला क्वेश्चन तब तक पढ़िए और आप खुद से समझिए तब तक क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन ये लिखा है कि विच वन इज द इंडिकेटर क्रॉप इन द फॉलोइंग। तो अब इसके लिए आपको समझ में आना चाहिए कि इंडिकेटर क्रॉप कौन सा है, निम्न में से कौन सा सूचक फसल है, ठीक है। ये सब आप लिख लीजिएगा, वीडियो को पीछे करके नहीं लिखे होंगे तो लिख लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जब नहीं करेंगे, एक क्वेश्चन से इतने सारे कॉन्सेप्ट्स बता रहा हूँ। हर एग्जाम में आपके एग्रीकल्चर के इंपॉर्टेंट आएगा, आईसीआर भरे होंगे, अपने स्टेट का कोई एग्रीकल्चर का भरे होंगे, सब में इंपॉर्टेंट है, बताइए, ठीक है। तो आपको बोलेगा ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए इंडिकेटर क्रॉप इन द फॉलोइंग। तो इंडिकेटर क्रॉप जानेंगे तब तो कर पाएंगे इसको, क्या होता है बताइए। अरे सॉरी, ये क्वेश्चन एक छूट ही गया आपका, चलिए पहले इसी को कर लेते हैं। इंडिकेटर क्रॉप जानेंगे तब तो कर पाएंगे इसको। इंडिकेटर क्रॉप क्या होता है, तो इंडिकेटर क्रॉप वो होते हैं, ठीक है, जिनकी वजह से, जिनमें क्या होता है, कुछ ऐसे मिनरल होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे मिनरल होते हैं इंपॉर्टेंट, जिनके अगर ना मिले इंसान को, ठीक है, क्योंकि हमें पता है आपको कि कुछ ऐसे मिनरल हैं जिनको हमको बाहर से ह्यूमन को लेना पड़ता है। अब वो मिनरल ना मिले हमें तो डिफिशियंसी उसकी हो जाती है, डिफिशियंसी डिजीज होती है। उसकी कमी के कारण जो रोग हो जाता है वो हो जाता है आपका उस मिनरल की कमी के कारण। इसकी वजह से वो मिनरल हमें चाहिए होता है बार बार बाहर से, ठीक है।
तो वो मिनरल हमें चाहिए है जिसकी डिफिशियंसी की कमी से कोई रोग ना होता हो, मतलब अगर वो नहीं मिलेगा तो उसकी कमी के कारण हमें एक रोग हो जाएगा। तो वो मिनरल उसी क्रॉप में पाया जाएगा, ठीक है, जिसको इंडिकेटर क्रॉप बोलते हैं। समझ में नहीं आया सर, इतना कंफ्यूजिंग कर दिया, फिर से समझाइए। देखिए सर, कोई एक क्रॉप है, ठीक है, मान लीजिए क्रॉप है आपका, इस क्रॉप में एक मिनरल पाया जाता है, एग्जाम्पल ले लीजिए आप, ठीक है, नाइट्रोजन पाया जाता है, ठीक। अब ये नाइट्रोजन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमन के लिए, ठीक है। तो अगर नाइट्रोजन हमें नहीं मिलेगा तो इसकी वजह से बहुत सारे रोग हो जाएंगे, हमें नहीं, प्लांट को ही हो जाते हैं बहुत सारे रोग, हमें नहीं, प्लांट्स को, ठीक है। तो नाइट्रोजन इसमें बहुत जरूरी है ये। तो इसी के नाइट्रोजन के लिए ये प्लांट बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिकेटर क्रॉप है, पता चल जाएगा कि इसी की वजह से, अच्छा, नाइट्रोजन की कमी इसी में दिखती है सबसे ज्यादा, इसी प्लांट में, समझ रहे हैं ना, तो इंडिकेटर क्रॉप उसको कहते हैं। अब देखिए इंडिकेटर क्रॉप जो है आपका, इसमें से आंसर तो दिया है 2 और 3, मतलब फूल गोभी एंड मक्का, ठीक। पर आपको मैं इसको थोड़ा सा एक चीज समझाता हूँ इंडिकेटर क्रॉप में, कि देखिए हर मिनरल की वजह से अलग अलग एक प्लांट है हर मिनरल के लिए। जैसे देखिए बता रहा हूँ, नाइट्रोजन के लिए है जो उसको क्या बोलते हैं, मेज। मेज जो होता है नाइट्रोजन में, अगर नाइट्रोजन में कमी दिखेगा, अगर नाइट्रोजन की कमी अगर दिखेगी तो सबसे पहले मेज में देखने को मिल जाएगी आपको, कि मेज में अगर नाइट्रोजन नहीं है तो पता चल जाएगा, साफ साफ देखे कि नाइट्रोजन नहीं है, ठीक है। फास्फोरस जो है आपका किसमें, टोमेटो। पोटेशियम जो है किसमें, इधर उधर लिख रहा हूं, क्या करूंगा, ठीक है। पोटेशियम जो है पोटैटो, आलू। पोटेशियम हो गया। मैग्नीशियम जो है आपका किसमें, कॉटन में दिख जाएगा। मतलब अगर ये मिनरल उस प्लांट में नहीं रहेगा, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि नहीं है, ये देख के पता चल जाएगा। तो अगर मिनरल का मतलब इंडिकेट करता है वो प्लांट, इतना समझने की कोशिश करिए, आप याद कर लीजिएगा जितना मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जिंक की वजह से पैडी, धान, पैडी। कौन सा रोग होता है इसमें, खैरा डिजीज हो जाता है जिंक की कमी के कारण, ठीक है। हर मिनरल कमी के कारण रोग होता है, सब इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ कुछ है, बताते चल रहा हूँ। फिर आपका कॉपर किसमें होता है, साइट्रस। कॉपर कमी से क्या होता है, साइट्रस। सल्फर के लिए सीरल्स, सीरल्स, ठीक। फिर आपका आयरन की कमी से, आयरन की कमी की वजह से, आयरन की कमी किसमें दिखती है, शुगर केन में, आपका शुगर केन, ठीक। फिर आपका क्या बता दिया, कॉपर बता ही दिया, कॉपर बता ही दिया, यहाँ पे साइट्रस हो जाएगा। कैल्शियम, कैल्शियम लिख लीजिए आपका कॉलीफ्लावर में, कॉलीफ्लावर में बोल रहा हूँ, ठीक है, राइटिंग समझ रहा हूँ, इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, लेकिन क्या करूँ, बोल तो रहा ही हूँ, ठीक है। कॉलीफ्लावर में हो जाता है। आप चलिए सबको मिटाऊंगा मैं, क्यों, क्योंकि अगला क्वेश्चन भी तो कराना है। अंतिम क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, 9 नंबर क्वेश्चन। वीडियो को लाइक कर दीजिए, पसंद आया होगा तो, अच्छा लगा ही होगा, मुझे लग रहा है पूरी तरह से, नहीं लगा तब भी लाइक करिए आप, तभी अगला सीरीज आएगा। आपके लिए इतना जब मेहनत कर रहे हैं हम लॉकडाउन में, इतनी सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए, तो आपका इतना फर्ज बनता है हमारे लिए कि वीडियो को लाइक करें। आप पर्सनली हमसे मिलना चाहते हैं, हमसे पर्सनली हमसे बात करना चाहते हैं, कुछ भी, आप हमको इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए, हमारा इंस्टा आईडी है, ठीक है। आप हमको वहाँ मैसेज करिए, वहाँ हम बता देंगे। इंस्टाग्राम आईडी शुरू में ही दे दिया है मैंने, फेसबुक आईडी है, वहाँ आप हमसे पर्सनली मिलिए। बाकी नंबर मेरा जो बच्चे हैं इनरोल्ड उनके पास है ही, वो भी हमसे बात कर सकते हैं, ठीक है। आइए 9वें नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्यूरिंग इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इन द फॉलोइंग, ठीक है। क्यूरिंग जो है आपका, किस कलर का पेन लूं, क्यूरिंग इज रिलेटेड टू विच क्रॉप इन द फॉलोइंग, क्यूरिंग किस क्रॉप से संबंधित है, ये बस आप समझिए, किस फसल से। इसके पहले आपको समझ में आना चाहिए क्यूरिंग होता क्या है। तो क्यूरिंग जो है आपका पोस्ट हार्वेस्ट, पोस्ट हार्वेस्ट ट्रीटमेंट, पोस्ट हार्वेस्ट ट्रीटमेंट ऑफ क्रॉप, किसी क्रॉप का, टू रिड्यूस वाटर लॉस। बताता हूं अभी, समझिए, पहले लिख लेने दीजिए, ठीक। तो क्यूरिंग जो है हमारा, वो एक ऐसी प्रक्रिया है कि हार्वेस्टिंग के बाद, कोई अगर हार्वेस्टिंग कर लिए कोई प्लांट का, उसके बाद एक ऐसा ट्रीटमेंट, एक प्रोसेस किया जाता है
जिससे उसमें जो पानी है, जो मॉइस्चर है, जो ह्यूमिडिटी है, उसको और कम किया जा सके। इसी को कहते हैं क्यूरिंग, ठीक है। ताकि अगर पानी और मॉइस्चर उसमें नहीं रहेगा तो वो डीके होने का चांस जो होगा, डीके जो होगा, मान लीजिए उसको स्टोर करके कहीं रखेंगे तो डीके होने का चांस कम हो जाएगा, चांस घट जाएगा, ठीक है। तो ये जो होता है टी में होता है, चाय में देखिए, इसीलिए चाय एकदम सूखा होता है, उसमें एकदम गीलापन हल्का भी नहीं होता है। क्यों? कि ये बैक्टीरिया की मदद से, पहली बात टी में होता है, एक बैक्टीरिया की मदद से होता है, ठीक है। ठीक है, किस क्या प्रोसेस से होता है? ऑक्सीडेशन प्रोसेस से होता है, ठीक। ऑक्सीडेशन, ड्राई फर्मेंटेशन, ड्राई फर्मेंटेशन, ऑक्सीडेशन, ड्राई फर्मेंटेशन, इस प्रोसेस से होता है, ठीक है। तो एक बात है कि जैसे इसको एकदम पानी से, और टोबैको में भी होता है, ये केमिकल प्रोसेस से हो जाता है कि पानी को निकालना है तो केमिकल प्रोसेस करेंगे, धूप में सुखाने से बस नहीं हो जाएगा, ये बात आप जान जाइएगा, ठीक है। तो क्या है कि जब इस तरह के प्रोसेस इसलिए करते हैं कि उसको हार्ड और टफ बना दे एकदम, ताकि डीके ना हो पाए कभी भी फ्यूचर में, डीके ना हो पाए। अगर उसको यूज करें, मतलब इसको रखे रहे साल भर 2 साल बाद, ये चाय तो एक मौसम में ही निकलती है, पर उसको हमको रखना है साल भर के लिए, तो उसको क्यूरिंग करते हैं, ठीक है। इसीलिए क्यूरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है चाय और टोबैको में। देखें, इसीलिए एकदम रूखा 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 सूखा सूखा होता है क्यूरिंग करने के बाद ही। तो ये था आपका 10 क्वेश्चन बच्चों, आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। बहुत मेहनत किया इस सीरीज को बनाने के लिए, इस वीडियो को बनाने के लिए। आपको 10 क्वेश्चन के माध्यम से मैं जुड़ना चाहा, आपसे सवाल 100 तरह के कंसेप्ट बताना चाहा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके आप हमें बताइएगा जरूर एक बार कि हमारा ये प्रयास कैसा लगा। मैं आशुतोष राय आपको पढ़ाने के समय कैसा पढ़ाया, कितना समझ में आया, ये सब चीजें हमें कमेंट करके बताइएगा जरूर, ठीक है। तभी अगला वीडियो हम लेके आएंगे। अगर इस पे एक अच्छा खासा व्यूज आए, एक अच्छा खासा इसको रिस्पांस मिले वीडियो को, तभी मेहनत भी, हमें भी मन लगता है कि कुछ काम करें आपके लिए और अच्छा बेहतर करें, ठीक है। ऑल द बेस्ट दोस्तों, मन लगा के पढ़ते रहिए, लॉकडाउन रहे या कुछ भी, आपको अपना मेहनत जारी रखना है, क्योंकि कंपटीशन कभी कम नहीं होता है, रिलेटिव है। दूसरा बच्चा पढ़ रहा है जब आप सो रहे हैं, तो इसलिए आपको हमेशा पढ़ते रहना है। चलिए दोस्तों, अब अगले वीडियो में मिलेंगे ऐसे किसी 10 क्वेश्चंस के साथ, नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक के लिए मन लगा के पढ़िए। ऑल द बेस्ट।